नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और हम आपके लिए लेके आए हैं सुबह के 7 बजे खबर गर्मा गर्म ये बुलेटिन, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कानपुर की। कानपुर देहात से एक बड़ी खबर आ रही है। कानपुर देहात की भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रॉला बेकाबू होकर पलट गया है, जिसमें 22 मजदूर सवार थे और 6 मजदूरों की मौत हो गई है। 6 मजदूरों की मौत की पुष्टि की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें के साथ आप ये खबर देख रहे हैं। 16 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कुल 22 मजदूर इस ट्रॉली में सवार थे। 8 लोगों की हालत अब भी गंभीर बनी है। तो एक तरफ 6 लोगों ने दम तोड़ा, 6 मजदूरों ने दम तोड़ दिया है, इस बात की पुष्टि की गई है आधिकारिक। और दूसरी तरफ 8 मजदूर, जो 16 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, उनमें 8 की हालत बेहद गंभीर है। मौके पर पहुंचे हुए एसपी ने बताया है कि सभी मजदूर जो हैं वो हमीरपुर जिले के रहने वाले हैं। कोयले का काम करने के लिए इटावा जा रहे थे और इसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। कैसे ये हादसा हुआ, क्या वजह रही इस पूरे हादसे की, हम अपने सहयोगी से जानेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और आइए सीधे रुख करते हैं। मेरे सहयोगी सौरभ मिश्रा इस समय कानपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं सौरभ की तरफ। सौरभ, ये बेहद दुखद हादसा, 16 लोग बताए जा रहे हैं जो समय अस्पताल में भर्ती है, जिनमें 8 की हालत बेहद गंभीर है। कैसे हुआ ये हादसा? देखिए, ये देर शाम ये ट्रॉला में भर करके हमीरपुर से सभी मजदूरों को इटावा ले जाया जा रहा था, जहां पर कोयले में उनको काम करना था। इस मजदूरों में जब पूरा परिवार था, जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल थे। और जो महिला सवार थी, उसका साफ तौर पे आरोप है कि ट्रॉला चालक बहुत बेतुके ढंग से चला रहा था और नशे में धुत था। और बार बार उसको जब मना किया जा रहा था कि आराम से गाड़ी चलाइए, लेकिन उसके बावजूद वो सुन नहीं रहा था। और अचानक ये जो ट्रॉला जो है भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के मऊ इलाके में जाकर के पलट गया, जिसमें कि जब ये ट्रॉला पलटा है तो कुछ लोग इधर उधर हो गए, जो जिनकी जान बची, और बाकी 8 लोग दबे थे नीचे, जिसमें से 6 की मौके पर ही मौत हो गई और बाकी 2 लोग बेहद गंभीर है। अभी भी जो आसपास जो लोग गिरे थे, उन पर 2 वाहन चढ़ गए थे। इससे एक बड़ा हादसा हुआ था। इस मामले में 8 लोग जो घायल हैं, उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। साथ ही साथ मरने वालों में मासूम बच्चे भी शामिल हैं। तो ये पूरा परिवार लेकर के 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए जा रहे थे, लेकिन शुक्रिया आपका सौरभ जानकारी के लिए। तो ये बेहद दुखद हादसा और बेहद दुखद जानकारी दी है हमारे सहयोगी ने कि मरने वालों में बच्चे भी शुमार हैं। आपको बताएं कि हादसे की एक और खबर सामने आ रही है। बदायूं के फैजगंज बेहटा थाना के मुरादाबाद हाईवे पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की टक्कर हो गई है आपस में। इस हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हुई है, एक घायल है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर यह है, बताया यह जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली का पहिया टूटने के बाद पीछे से आ रही बाइक अचानक से ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी। सभी लोग युवक बिसौली कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मीपुर के रहने वाले थे। बढ़ते हैं आगे। आगरा के रकाबगंज से खबर है, जहां पर नगर निगम के एक स्टोर में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने बहुत ही मुश्किल के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन आग लगने से स्टोर में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आग की ऊंची ऊंची लपटें और भारी नुकसान का आकलन किया जा रहा है इस समय। हालांकि दमकल विभाग ने स्टोर में लगी हुई आग पर काबू पा लिया। नगर निगम का स्टोर जहां पर आग लगी। अब आज की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बंगाल के दौरे पर रहने वाले हैं। ममता बनर्जी के गढ़ में गरजेंगे योगी आदित्यनाथ। बंगाल के मालदा में योगी आदित्यनाथ की आज सुबह वहां पर आज संबोधित करने वाले हैं। सुबह 9 बजे का समय है जब लखनऊ से निकलेंगे अपने पश्चिम बंगाल के कारवां की तरफ। शाम के 5 बजे मुख्यमंत्री लखनऊ वापस आ भी जाएंगे। 8 घंटे तक सीएम बंगाल में ताबड़तोड़ एक के बाद एक रैलियां करके तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे। आगामी 27 मार्च से पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव शुरू हैं, वोटिंग है और 2 मई को नतीजे घोषित होंगे। मेरे सहयोगी अजीत और जानकारी के साथ मौजूद है इस समय फोन लाइन पर। अजीत, तो आज पश्चिम बंगाल की तरफ कूच कर रहे हैं और कहा यह जाता है कि जहां जहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, कहने की बात नहीं है, देखा भी हुआ है, वहां पर बीजेपी की जीत निश्चित है। देखिए, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जहां जहां रैलियां करते हैं उनका स्ट्राइक रेट 70% से ऊपर। और आज ममता के गढ़ में योगी दहाड़ेंगे और मालना में रैली को संबोधित करेंगे। 9 बजे के आसपास वो चार्टर्ड प्लेन से बंगाल के लिए रवाना होंगे और वहां से 5 बजे उनकी वापसी होगी। तो कई सारे जो बीजेपी जो प्लान बनाती है उसमें योगी आदित्यनाथ को ऊपर रखती है। और आप देखिए, चाहे वो
बंगाल को लेकर बीजेपी लगातार एक के बाद एक प्लान करे और सबसे ज्यादा डिमांड योगी आदित्यनाथ की है। तो लिहाजा आज से बंगाल की चुनावी रैलियों में योगी की जो दहाड़ है वो सुनाई देगी। और इसके पहले भी लोकसभा चुनाव में जिन जिन सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया था, ज्यादातर सीटों पर जीत दर्ज हुई थी बीजेपी को। तो बीजेपी इस बात को कंचन बखूबी समझती है कि योगी आदित्यनाथ एक ऐसा चेहरा है जो भगवाधारी है, ब्रांड हिंदुत्व का चेहरा है और जीत दिलाने के लिए मास्टर स्ट्रोक लगाने में माहिर है। तो अब बीजेपी ने उन्हें बंगाल चुनाव में उतारा। हालांकि 1 दर्जन से अधिक रैलियां करेंगे, लेकिन उसका अभी मास्टर प्लान सामने नहीं आया। आज सबसे पहले मालदा की रैली को सीएम योगी संबोधित करेंगे और बंगाल के चुनाव की आगाज करेंगे योगी आदित्यनाथ। ठीक है, शुक्रिया आपका अजीत सिंह जानकारी के लिए। तो आज पश्चिम बंगाल के मालदा में गरजेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से खबर, जहां पर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन किया देखा गया है। लखनऊ महानगर कार्यालय से कलेक्ट्रेट का करेंगे घेराव। ये डीजल पेट्रोल की महंगाई पर प्रदर्शन की तैयारी है समाजवादी पार्टी की। राजधानी लखनऊ में लगाई गई है धारा 144। संभावित धरना प्रदर्शन को देखते हुए ये धारा 144 लागू की गई है। तो आज एक बार फिर से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के दाम बढ़े हैं पैसों में, लेकिन अब ये आसमान छूते हुए पेट्रोल डीजल के दाम, पीएनजी के दाम जो हैं, वो समाजवादी पार्टी इसको लेकर धरना प्रदर्शन करने वाली है। सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से मुख्तार अंसारी को वापस यूपी भेजने के मामले में सुनवाई है। यूपी सरकार की याचिका पर यह सुनवाई होने वाली है, जिसमें मुख्तार अंसारी को वापस सौंपने की मांग की गई है। 2019 में पंजाब लाया गया था मुख्तार अंसारी, धमकी के केस की सुनवाई के लिए लाया गया था और तब से ही पंजाब सरकार ने मुख्तार को वापस नहीं भेजा। हर बार बीमारी का हवाला पंजाब सरकार की तरफ से दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में अर्जी दी गई है यूपी सरकार की तरफ से। हम आगे बढ़ रहे हैं। लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी पंचायत चुनाव की आरक्षण सूची आज हो सकती है जारी। महिला, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित और अनारक्षित सीटों के आवंटन की सूची आज जारी की जा सकती है। बुधवार तक आरक्षण का काम पूरा कर लिया जाएगा। आइए बात करते हैं यूपी में बन रही फिल्म सिटी की, जिसमें 40 एकड़ जमीन में फिल्म इंस्टीट्यूट भी बनेगा। यानी कि फिल्म सिटी होगी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नया ठिकाना। फिल्म सिटी से यूपी में और निवेश बढ़ेगा। सीएम योगी के सामने नोएडा फिल्म सिटी को लेकर सोमवार को प्रेजेंटेशन दी गई, जिसमें फिल्म मेकर्स को एक जगह आकर सारी सुविधाएं मुहैया कराने की बात की गई है। यहां आपको यह भी बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कहा कि यूपी के जेवर में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से हर तरह की कनेक्टिविटी की जाएगी। 2014 से पहले जेवर और अयोध्या एयरपोर्ट में उड़ानें शुरू करने का प्लान है। सीएम योगी ने लखनऊ में स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट पर साइन किए, जिसके बाद कई सालों से अटके जेवर एयरपोर्ट का रास्ता साफ हो गया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट से हर तरह की कनेक्टिविटी होगी। सरकार की कोशिश 2022 तक अयोध्या और 2024 तक जेवर से भी अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं शुरू करने की है। मुझे याद है मार्च 17 में हमारे यहाँ केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, वाराणसी और लखनऊ। आज हमारे पास 5 एयरपोर्ट हमारे फंक्शनल हैं, जिसमें गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, आगरा और हिंडन। इसके साथ ही 8 मार्च से हम लोग बरेली को भी एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ रहे हैं। और प्रदेश के अंदर वर्तमान में हमारा पहले से ही वाराणसी और लखनऊ दोनों एयरपोर्ट इंटरनेशनल फ्लाइट की सुविधा यहां पर हमारे पास है। विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के साथ ही प्रश्नकाल भी होगा। योगी सरकार कुछ अहम विधेयक को विधानसभा से पास भी करवाएगी। इससे पहले सोमवार यानी कि कल 2 विधेयक पास किए गए। लोक एवं निजी संपत्ति विरूपण निवारण विधेयक और गुंडा नियंत्रण संशोधन विधेयक कल पास हो चुके हैं। तो लोक एवं निजी संपत्ति विरूपण निवारण विधेयक के तहत अब यूपी में उपद्रवियों को सरकारी के साथ निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना भारी पड़ने वाला है। दोषी पाए जाने पर 1 साल की जेल होगी, 5,000 से 1 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ेगा।
वहीं गुंडा नियंत्रण संशोधन की अगर बात करें तो इस विधेयक को पास होने के बाद अब मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, गौ हत्या, बंधुआ मजदूरी और पशु तस्करी पर कड़ाई से रोक लगाने का प्रावधान है। इसके अलावा जाली नोट, नकली दवाओं का व्यापार, अवैध हथियारों का निर्माण और व्यापार, अवैध खनन जैसे अपराधों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। गुंडा एक्ट में पकड़े गए अपराधियों की आसानी से जमानत नहीं हो पाएगी। इसके अलावा अपराधियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। नए प्रावधान के तहत पुलिस अपराधियों को 14 दिन की बजाय अधिकतम 60 दिन के लिए बंद कर सकती है। इस बीच आपको बताएं कि नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा कि विपक्ष इन दोनों विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजना चाहता था, लेकिन सरकार ने पास कर दिया। राजनीतिक कामों को दिन प्रतिदिन उस पर तानाशाही रवैया अपनाने का काम है और उसको समेटने का काम है। वहाँ लाइटिंग कब से चल रहा है। एक दूसरा आया है गुंडा एक्ट का। तो गुंडा एक्ट लागू करता है कौन? थाना का इंचार्ज, पुलिस वाला। उसकी छानबीन और सही है कि गलत है कौन देखता है? जिला मजिस्ट्रेट। अब इन्होंने कर दिया जहां जहां कमिश्नरी प्रणाली लागू है, पुलिस आयुक्त प्रणाली लखनऊ और नोएडा में, कि अब उसको मजिस्ट्रेट नहीं देखेगा। तो थानेदार ने चलाया गुंडा एक्ट, पुलिस अधिकारी को ही देखना है, तो थानेदार की बात को कैसे वो कैंसिल करेगा? न्याय तो होगा नहीं। तो इसको भी हम लोग प्रवर समिति का प्रस्ताव दिए होते, लेकिन सरकार नहीं मानी, दोनों को जबरिया पास करा दिया। मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि कृषि सुधार कानूनों को लेकर किसानों की जमीन हड़पने की विपक्ष जो अफवाह उड़ा रहा है उसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी और सीएम योगी ईमानदारी की मिसाल हैं। वो उन नेताओं जैसे नहीं हैं जो अपना घर भरते हैं। बुढ़ाना में हुई पंचायत में संजीव बालियान ने कहा कि किसानों की जमीन पर जो भी बुरी नजर डालेगा उसकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। क्या किसान की जमीन हड़प ली जाएगी? मोदी जी के रखते, योगी जी के रखते, अरे भाई हमारे नेताओं के तो आगे पीछे कोई औलाद भी नहीं है, किसे दे के जाएंगे? तुम अपनी सोच के देखो, जो खा खा के सारे पेट भर गए। ना मोदी जी के आगे पीछे कोई और ना योगी जी के आगे पीछे कोई। ये दोनों गरीब परिवारों के उपज है जी। और किसान की जमीन की तरफ कोई आंख उठा के देख ले, उसकी आंख फोड़ देंगे जो किसान की जमीन की तरफ आंख उठा के देख लगा। अब बढ़ते हैं आगे। संगम नगरी प्रयागराज की बात करते हैं, जहां पर यमुना पार के बसवार गांव से सोमवार को कांग्रेस ने नदी अधिकार पद यात्रा निकाली। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के निर्देश पर ही निकाली गई इस पद यात्रा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कांग्रेस जहां पर निषाद बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। 340 किलोमीटर की नदी अधिकार पद यात्रा बसवार गांव से शुरू होकर मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी होते हुए बलिया के बैरिया तहसील के मांझी घाट तक जाएगी। निर्देश दिया है कि यहां से ये शुरू होगी और बागी बलिया तक, जहां से आजादी का ऐलान हुआ था, 3 जिले जो ऐलान हुए थे वहां जाएंगे। और ये निषादों में तो अपनी ताकत पहचानने की जरूरत है। ये जब भगवान राम को इस पार से उस पार पहुंचा सकते हैं तो अपना अधिकार तो ले ही लेंगे। वेलकम बैक। खबर जो है अब ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर देर रात एनकाउंटर किया गया है। सूरजपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में हुई मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस की गोली लगने से इनामी बदमाश घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ के बाद एक बदमाश गिरफ्तार किया गया। पुलिस की गोली इस बदमाश को लगी और घायल अवस्था में इस बदमाश को गिरफ्तार करने की तस्वीरें आपके सामने देर रात की ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस के पीछे रात को इसको ढूंढ लिया गया और पुलिस ने इसका पीछा किया। इसने अपने बचाव में फायरिंग करी। जवाबी फायरिंग में इसके पैर पे गोली लगी है, लेकिन इसको सफलतापूर्वक अरेस्ट कर लिया गया है और बाकी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस की पशु तस्करों से मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4 पशु तस्करों को गिरफ्तार भी किया। मुठभेड़ के बाद पुलिस की गोली लगने से 2 लोगों को ये गोली लगने की खबर। पुलिस ने पशु तस्करों, ऑटो, बाइक
और अवैध हथियार के साथ इनको गिरफ्तार किया, बरामद कर लिया। बताया जा रहा है कि पशु तस्करों की मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने इनकी घेराबंदी की। पशु तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग करी। बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें से 4 बदमाश हिरासत में लिए गए, 2 घायल हो गए, जिन्हें तत्काल हॉस्पिटल भेज दिया गया है और सभी ठीक अवस्था में है। मौके पर एक ऑटो व एक मोटरसाइकिल व काटने का सामान व एक प्रतिबंधित पशु बरामद हुआ है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर के अच्छेजा गांव में मनचले युवक की चाकू से गोदकर हत्या की खबर है। मृतक की पहचान दीपक के नाम से हुई है। ये दीपक जो आरोपी की बहन से छेड़छाड़ करता था, बहन के मोबाइल पर फोन करके परेशान उसे करता था, जिससे आजीज आकर आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया। फोन पर बात करता था, जिसको लेकर नाराज था। ओम रेस्टोरेंट के सामने दीपक को लड़की का भाई चाकू से गोदकर मारकर फरार हो जाता है। लोगों ने आनन फानन में घायल दीपक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आया है कि जो मृतक था दीपक, ये विपिन की बहन से फ़ोन पर बात करता था, जिसका कि जो एक्यूज़ है विपिन विरोध करता था। आज उसी क्रम में इसके द्वारा जो है वो चाकू से ये घटना कारित की गई। एक्यूज़ को अरेस्ट कर लिया गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो ये ग्रेटर नोएडा की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर आरोपी की बहन से छेड़छाड़ का आरोप और उसके बाद इस बीच जिस शख्स ने जान ली है चाकू से घोदकर दूसरे शख्स की, उसको पुलिस ने धर दबोचा है। मनचले युवक की हत्या की गई।